मैथिली शरण गुप्त के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें अथवा गुप्त जी की काव्य के भाव पक्ष का मूल्यांकन करें। यह हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 6 DSE 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपको मैथिली शरण गुप्त के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में प्रकाश डालना होगा अथवा गुप्त जी की काव्य के भाव पक्ष का मूल्यांकन करें। तो इसका उत्तर होगा, मैथिली शरण गुप्त की कविताओं का आयाम काफ़ी विस्तृत है, पर उन सभी कविताओं की जन भावनाओं की अभिव्यक्ति मिली है। यह जन भावना कभी राष्ट्र का स्वर्ण बनकर उभरी है, तो कभी उनकी राष्ट्र संस्कृति चेतना जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रही होती है। दलित और शोषित वर्ग को भी उनकी रचनाओं में महत्वपूर्ण स्थान मिला है। उनकी रचनाओं में कल्पना, सौंदर्य और प्राकृतिक चित्रण भी अभिव्यक्त हुई है। इनकी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ इस प्रकार है। पहला है राष्ट्रीयता। मैथिली शरण गुप्त की कविताएं राष्ट्रवाद की उद्घोष करती प्रतीत होती है। गुप्त जी अपने युग और उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहे हैं, इसीलिए अपनी कविताओं में उन्होंने सब तरह की समाजवादी शक्तियों का विरोध किया है। कवि का हृदय देश की वर्तमान दशा में क्षुब्ध था, इसीलिए उसका रोम रोम भारत माता को स्वतंत्र करने को व्याकुल रहता था। साकेत में उसने रहा नहीं जाता और वह साकेत में कब बैठते हैं? भारत लक्ष्मी पड़ी राक्षसों के बंधन में, सिंधु पार व बिलख रही व्याकुल मन में। गुप्त जी गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में आस्था रखते हुए लिखते हैं, अस्थिर किए तोप वालों को गांधी वालों ने, शस्त्र बिना संग्राम किया है इस माई के लालों ने। मैथिली शरण गुप्त बार बार अतीत में लौटते हैं। अतीत में स्मरण, वर्तमान के क्षोभ और भविष्य की कल्पना उनकी काव्य की प्राण तत्व है। उसके राष्ट्रवाद और स्वरूप भी यही है। भारत भारती में वे स्पष्टता कह देते हैं, हम कौन थे, क्या होंगे और क्या होंगे, कभी आओ विचार रे आज मिलकर ये समस्याएं। मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रवाद संबंधित लगातार विकसित होती गई है। आरंभ में इनका स्वरूप हिंदू राष्ट्रवाद में निर्माण हुआ था, पर धीरे धीरे गुप्त जी के सोच में व्यापकता आई और इसे संकुचित शब्द के रूप में उठकर वे व्यापक विश्व बंधुत्व और मानव मंगल की कामना करने लगे। उनकी राजनीतिक चेतना क्रमशः विकसित होती गई। उनकी राष्ट्रवाद लोक कल्याण से जुड़ा हुआ है। उनका राष्ट्रवाद राजनीतिक न होकर सांस्कृतिक है। दूसरा, सांस्कृतिक चेतना। मैथिली शरण गुप्त इस सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि है, जिसमें हिंदू पुनरुत्थान की जातीय भावना थी और समस्त धर्मों और संस्कृति के समन्वय की अवधारणा भी। इस पुनरुत्थानवादी चेतना के कारण ही कवि बार बार अतीत को याद करता है। वर्तमान की दुर्दशा से अतीत याद आता है। हम कौन थे, किन परिस्थितियों को पढ़कर आज क्या हो गए, और यदि हमें वर्तमान को संभालने की कोशिश न की तो आगे क्या होगा। अतीत की नींव सुदृढ़ हो तो भविष्य को संवारा जा सकता है। कवि को यह मानना है, मैथिली शरण गुप्त वैष्णव संस्कार में पले थे। उनका यह संस्कार उनके विचार को व्यापक बनाने में ही सहायक हुई है। मैथिली शरण गुप्त जी के वैष्णव भावनाओं में संक्रियता, रूढ़िवादिता, हठ धार्मिकता आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। वे सामाजिक संस्कृति में विश्वास रखते हैं और सभी जाति, धर्म या संप्रदाय के लोगों को साथ चलकर चलाना चाहते हैं। जाति, धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ
सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान। यहाँ भारतीय संस्कृति की यह विराट सामाजिकता ही गुप्त जी की ग्राह्य थी। आज देश में जिस राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सांप्रदायित्व सद्भावना की बात की जा रही है, गुप्त जी ने अपने काव्य में उनकी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। जननी तेरी जात सभी, हम जननी तेरी जय है। विश्व राज्य की प्रजातंत्र में किसको किसका भय है। वस्तुतः मैथिली शरण गुप्त जी भारत की संस्कृति निकट संकट को समझ रहे हैं। अंग्रेजों के आने से भारत की सामाजिक संस्कृति को आघात लगा था। 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद अंग्रेज भारत को तोड़ने लगे थे। हिंदू और मुसलमान को भारतीय संस्कृति से अलग करके देखने और हिंदू और मुसलमान संस्कृति को अलग अलग खाने में रहने की प्रवृत्ति को उकसाया जा रहा था। जाति, धर्म और संप्रदाय ने गुप्त पर भारतवासी को उकसाया जा रहा था। सांस्कृतिक संकट समझते हुए ही गुप्त जी ने सामाजिक संस्कृति की बात को बलपूर्वक स्थापित किया है। तीसरा, नारी चेतना। मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य में नारी जाति के प्रति श्रद्धा प्रकट किया है। उन्होंने उस नारी जाति के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया है जो विश्व की समस्त वेदना को सहती है। वस्तुतः गुप्त ने अपने कविताओं में नारी का पीड़ा और वेदना को साकार कर दिया है। उनका प्रथम काव्य ग्रंथ रंग से भंग से लेकर विष्णुप्रिया तक उनकी नारी भावना विकसित होती रही है और पनपती रही है। साकेत की उर्मिला में गुप्त जी ने अपने नारी संबंधित दृष्टिकोण को एक आधार प्रदान किया है जो आगे यशोधरा, द्वापर, जय भारत और विष्णुप्रिया में विकसित हुआ है। उर्मिला, यशोधरा और विष्णुप्रिया मैथिली शरण गुप्त के काव्य की प्रमुख नारी पात्रा है। ध्यान देने की बात है कि यह नारी पात्रा न केवल जीवन में बल्कि साहित्य में भी उपेक्षित रहे हैं। गुप्त जी ने इन उपेक्षित नारियों के आंसू को पहचाना है, उसे सराहना है और सम्मान दिया है। गुप्त जी की नारी अबला है। नारी जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। पर गुप्त जी ने नारी नी रो नहीं, वह सामाजिक परतंत्रिक के प्रति आक्रोश भी व्याप्त करती है। विष्णुप्रिया की यह तस्वीर, यह स्वर्ण द्रव्य उठी है। नारी पर नर का इतना अत्याचार है, लगता है विद्रोह मात्र ही सब इसका प्रतिकार है। विष्णुप्रिया का यह आक्रोश एक साधारण स्त्री का आक्रोश है। यशोधरा और उर्मिला राजघरानियों की रानियां हैं और चैतन्य की पत्नी विष्णुप्रिया अत्यंत सामान्य वर्ग की गृहिणी है। उसके जीवन में केवल पति की दुख ही नहीं बल्कि उनके आर्थिक अभाव का भी सामना करना पड़ता है। यही दुखी होता है और आहत होकर कह उठती है, अबला के भय से भाग गई वह भी निर्मल निकल, नारी निकल तो असती नरेती कहा कर चल निकले। गुप्त जी ने अपने काव्य में नारी की गरिमा प्रदान की है, उसे एक उचित सम्मान पर स्थापित किया है। वह सामाजिक स्तर पर संघर्ष करती है, दुख झेलती है और टूटती नहीं, हार नहीं मानती। उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया, शरंधी सभी दृढ़ चरित्र वाले नारियां हैं, अतः इन सभी की जीत होती है। उनके काव्य की सभी नारियां गृहस्थ जीवन की मर्यादाओं का पालन करती है और अपने नारी तत्वों के गौरव की रक्षा करती है। वस्तुतः नारी पात्र को ऊंचाई देने में कवि मन बहुत आया और उनकी अपेक्षित नारी में दुख को समाज के सामने रखा, यही कवि की सफलता है। दलित चेतना। मैथिली शरण गुप्त आम जनता के दर्द को समझते हैं, जानते हैं। समाज के श्रमिक वर्ग के प्रति उनके विचार काफ़ी प्रगतिशील है। सबसे बड़ी बात यह है कि कवि समाजवाद के पक्षधर है। राजा प्रजा संघ शीर्षक कविता में कवि
सपना देखते हैं। भारत में समाजवाद की स्थापना हो चुका है। उनके दिमाग में यही अवधारणा है कि एक कृषक वे प्रधानमंत्री बन सकता है, एक श्रमिक जो आज भूमि ही खान सकता है, कुल सुयोग ही राष्ट्रपति भी बन सकता है। उन्होंने कथाकथित शूद्रों को भी निम्न नहीं समझा है। उत्पन्न हो तुम प्रभु पदों से जो प्रभु के धैर्य हैं, तुम हो सरोहार सरोदर के चरित्र जिनके गए हैं। तुम प्रभु के चरण से निकले हो, इसीलिए सभी के पुण्य हो। तुम तो गंगा के शुद्धहर हो भाई, अतः गंगा के समान सदृय हो। स्मरण रहे पौराणिक मान्यताएं हैं कि गंगा वही ईश्वर के नीक से ही निकले हैं। गुप्त जी पीढ़ियों के साथ, चाहे वे पीड़ित ऋषि मुनि हो या समाज में पिछड़ा वर्ग, जमींदार या पीड़ित किसान हो या समाज में तिरस्कृत दलित वर्ग, सभी प्रति कवि सहृदय है और उसका उद्यान के लिए चेरित है। साकेत में राम अपने अवतरित होने का प्रयोजन स्पष्ट करते हुए कहते हैं, मैं आया उनके हेतु हूँ जो तात्वित है। हो विवश विफल बलहीन दिन साफित है, हो जाए अभय वह जिन्हें भी भय भाषित है, जो कोनाकुल के मुख सहृदय शासित है। यह याद रखने की बात है कि मैथिलीशरण गुप्त समाजवाद के समर्थक है। वह भूतल पर ऐसे स्वर्ग उतरना चाहते हैं जहां व्यक्ति व्यक्ति में भेद न हो। इस दृष्टि में उनकी साम्यवादी शीर्षक कविताओं की कुल पंक्तियाँ दृष्टिगव्य है। जिसका श्रम होगा आय उसी का होगी, होना ही होगा उसे तुम्हें उद्योगी। विराम बहुत हो चुका काम अब होगा, पुरुषार्थ की ही पुरुष नाम अब होगा। साम्यवाद का स्वागत करते हुए वे कहते हैं, आप पहुँचा नवयुग सभी समझ तिहारे, धन बारो धनी दरिद्र दीनता बारे। वस्तुतः गुप्त जी अपने मानववादी दृष्टिकोण के कारण ही सभ्यवाद का आगमन का स्वागत करते हैं। वही उनके प्रगतिशील दृष्टिकोण का परिचायक है। 5. कल्पना सौंदर्य। गुप्त जी के काव्य के तरह तरह की कल्पना की गई है। उन्हें कुछ कल्पना तो काव्य से संबंधित रखती है, तो वे कवि की मौलिकता है। अपने दृष्टिकोण गुप्त जी के ने उनके प्रसंगों को तर्कयुक्त और विश्वसनीय बनाने का प्रयोग किया है। कवि वर्णन करने में विधि विशेष रूप से कल्पना सौंदर्य से युक्त है। इस संबंध में कहीं कहीं कवि का दृष्टि अंगूठा प्रसंगों का अवधारणा करती हुई दिखाई देती है। साकेत महाकाव्य में अनेक कल्पना का सौंदर्य देखने को मिलता है। सूर्य निकल रहा है, उसमें निकल का ओस का बूंद सूख जाती है। कवि कल्पना करता है कि यह सूर्य हंस है और तारागण रूपी मोतियों को चुग रहे हैं। सीख नील नभस्तर में उतरा, यह हंस आहा तरसा तरता। अब तरक भौसिक शेष नहीं, निकल उनको चरता। इसी की कल्पना का सौंदर्य मैथिलीशरण गुप्त के काव्य में पग पग पर मिलता है। जहाँ पर कवि ने अलकृत वर्णन किया है, वहीं पर उनका कल्पना और अधिक मुखरित हुई लगती है। 6. प्राकृतिक चित्रण। मैथिलीशरण गुप्त ने काव्य में जहाँ अनेकविध प्रसंग देखने को मिलता है, वहीं प्राकृतिक वर्णन भी देखने में आता है। गुप्त जी के काव्य में प्रकृति का उपमान रूप में तो प्रयोग हुआ है। जयद्रथ वध में कवि नदी के साथ युद्ध का रूपक बांधता है। नदी का सौंदर्य इस प्रसंग में आ जाता है। समुद्र में गर्जन आंधी के आने का भी इसी प्रकार वर्णन हुआ है। कहीं कहीं प्रकृति का अलबन रूप में वर्णन हुआ है। उसके लिए उनका पंचवटी काव्य की कुछ पंक्तियाँ दृष्ट हैं।
चारू चांद की चंचल किरणें खेल रही है जलधर में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अंबनी और अंबर तल में। तात्पर्य यह है कि मैथिली शरण गुप्त काव्य में प्रकृति का वर्णन पर्याप्त मात्रा में हुआ है। उनका अनेक ग्रंथों में प्रकृति के मनोरम चित्र देखने को मिलता है। साथ भक्ति भावना गुप्त जी के काव्य का एक विशेष प्रवृत्ति रही है। गुप्त जी वैष्णव भक्त थे एवं आम उनके आराध्य थे। काव्य रचना का मूल वे राम भक्त को ही स्वीकार करते हैं। राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज सौभाग्य है। इन पर आर्य समाज का भी प्रभाव था, परंतु उन्हें हिंदूवादी नहीं कहा जा सकता है। वे प्रगतिशील कवि हैं। ये थे मैथिली शरण गुप्त के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या उनके काव्य के भाव पक्ष का मूल्यांकन। यह BA सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स DSC 3 चैप्टर 1 का सेकंड क्वेश्चन है, जो कि रांची यूनिवर्सिटी में पूछा जा सकता है।